हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजे क्लासेस बाय विकास सर, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 का जियोग्राफी जो हम लोग कवर कर रहे थे। हम लोगों ने 1 और 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। और इसमें जो पढ़ने का हम लोग का तरीका है, जो संक्षेप में दिया है, उसको हम सब पहले पढ़ते हैं, और जो भी फैक्ट दिया है ये इसको हम बाद में और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो संक्षेप में दिया हुआ है उसको हम लोग पढ़ते हैं कि स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघली हुई मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। ये आप चित्र में हम लोग बाद में देखेंगे। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें हम अंतर्जनित बल कहते हैं, और जो बल पृथ्वी के बाहरी सतह पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उसे हम बहिर्जनिक बल कहते हैं, जैसा कि चित्र 10.1 में दिखाया गया है। तो इसे हम लास्ट में देखेंगे। तो अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी के सतह पर अत्यधिक हानि होता है। हाँ, ये देख लेते हैं हम लोग पृथ्वी की गतियाँ। तो इसमें जो पहला है अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल में 2 बल आता है, एक आकस्मिक बल और दूसरा पटल विरूपण बल। आकस्मिक बल में जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, और पटल विरूपण बल में पर्वत निर्माणकारी बल उत्पन्न होता है। जबकि बहिर्जनित बल में अपरदन और निक्षेपण होता है, जिसमें नदी बहना, जल, पवन और समुद्री तरंग, हिमनद ये जैसी भी घटनाएं ये अपरदन निक्षेपण में होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलने लगते हैं, जिसमें मैग्मा होता है। इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने की पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन का भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे हम उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिक केंद्र कहते हैं। अधिक केंद्र के कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिक केंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। यह एवं अधिक केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो इस प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीक़े से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों का व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों का उत्तेजन और सांपों का धरातल पर आना। ये भूकंप के लक्षण हैं। इसके बाद हम लोग ये बाद में पढ़ेंगे। हाँ, मुख्य स्थलाकृतियाँ पढ़ लेते हैं अब हम लोग। तो अपक्षय एवं अपरदन नामक 2 प्रक्रमों के द्वारा जिससे भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी के सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। अब हम लोग नदी के कार्य समझ लेते हैं। तो नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाली स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या बड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। ये रहा जलप्रपात, जो कि कठोर शैल है। कठोर शैल जल शक्ति द्वारा काटे हुए मृदु शैल। ये देखिए जलप्रपात गिर रहा है और यहाँ पर जो भी कठोर शैल है उसको अपरदन कर रहा है। इसके बाद है ये रहा
इसके बाद है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारे पर लगातार अपवर्दन व निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और अलग झील बनाते हैं, जिसे हम चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों के तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसको वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यहाँ अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। और समुद्री तरंग के कार्य हम लोग समझ लेते हैं। तो समुद्री तरंग के अपवर्दन व निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियों बनाते हैं। समुद्री तरंग लगातार सैलों से टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इन्हीं को हम समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत बचती है, जिससे हम तटीय मेहराब का बनाते हैं। लगातार अपवर्तन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इस आकृतियों को हम स्टेक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को समुद्र मृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अक्सर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। अब हम लोग हिमनद के कार्य समझ लेते हैं। तो हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की ओर कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद जो है गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भरा जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सेल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। इसके बाद है पवन के कार्य। तो क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। ये अब इसके बाद है रेगिस्तान में पवन अपवर्तन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार का सेल देख सकते हैं, जिन्हें समानांतर छत्रक सेल कहते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग का अपेक्षा निचले भाग में आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ियाँ बनाती हैं। इनको हम बालू टिब्बा कहते हैं, जो कि चित्र 3.1 पर दिखाया गया है। जब बालू का कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु में उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। ये देख लीजिए बालू टिब्बे, जो कि छोटे छोटे कण जब हवा चलता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके बाद है हम लोग शुरुआत से आ जाते हैं। पहले फैक्ट पढ़ेंगे हम। तो क्या आप जानते हैं, ये हम लोग पढ़ते हैं। एक रंगीन कागज़ की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर की तिपाई पर रखकर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज़ की गोली भी ऊपर उड़ती है और ठंडे पानी की जो परते के साथ यह गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार का गति करता है। सही बात है, जैसा ये गर्म रहेगा वैसे अणु विकसित होंगे। अब शब्दावली हम लोग पढ़ लेते हैं। तो स्थलमंडलीय प्लेट भूप्रपट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान
आकार की प्लेट होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हैं। इसके बाद है शब्द की उत्पत्ति। तो ये उतना, हाँ, ये हम लोग ज्वालामुखी देख लेते हैं। ये देख लीजिए, ये ज्वालामुखी का चित्र दिया हुआ है। ये मेटल है, ये परपटी है, यहाँ से मैग्मा निकलता है। ये निकास वेंट है, यहाँ जो वो निकलता है ये लाल लाल, ये लार्वा मतलब लावा कहलाता है। ये जो मुख बना हुआ है ऊपर, ये क्रेटर है। क्रेटर के ऊपर जो मतलब ये मैग्मा निकलता है तो गैसों का राख ऊपर की ओर आता है। इसके बाद ये क्रेटर है। अब इसके बाद क्या आप जानते हैं, हाँ, ये हम लोग पढ़ लेते हैं कि भूकंपी तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। भूकंपी तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। पी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे पहला, दूसरा यस तरंगे तथा अनुप्रस्थ तरंगे, और तीसरा जो होता है एल तरंगे। इसी को हम पृष्ठीय तरंगे कहते हैं। इन तरंगों के गुणधर्म विषयकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। इसके बाद है गुजरात में भूकंप का विनाश। ये देख लीजिए, गुजरात में आया था भूकंप, लगभग 2004 में आया था, सॉरी 2001 में, गुजरात जो कि भूंज जिला में आया था। हाँ, तो हम लोग पढ़ लेते हैं भूंज। भूंज में भूकंप के झटके। तो 26 जनवरी 2001 को भूंज शहर में रिएक्टर स्केल 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुआ था, जिसमें स्कूल के इमारतों गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत हो गई थी। और फोन लाइनें, जल लाइनें, विद्युत स्टेशन और संचार लाइनें को अवरोधित हो गया था। और मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील थी कि गुजरात सरकार इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी थी। और भूकंप से प्रभावित क्षेत्र आपातकाल की घोषणा। तो राष्ट्रपति ने आपातकालीन घोषणा स्थिति की घोषणा की थी इस भूकंप के कारण 2001 में जो आया था भूंज में। अब एक भूंज में निराशाजनक रहा। भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि न पहुंचने के कारण हालात चिंताजनक उस समय थे। अब इसका है शहर में आग। 2001 में जब आया था भूकंप, तो चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग का खतरा दिखाई गया था। अब ये क्रियाकलाप है जिसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं। हाँ, अब ये हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं, तो भूकंप जो है, भूकंप का मापक एक यंत्र से किया जाता है जिसे हम भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। इसके बाद है जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं को गिरने व क्षति पहुंचा सकता है। और जिस भूकंप का तीव्रता 6 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली, और जिसका तीव्रता 7 अथवा 7 से अधिक है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। ये रिएक्टर स्केल है भूकंप लेखी। भूकंप से बचाव की तैयारियाँ। तो ये सुरक्षित स्थान ढूंढना चाहिए और आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास व टूटे हुए खिड़कियाँ, दर्पण के से दूर रहना चाहिए। पहले से तैयार रहें भूकंप से। और अब ये हम लोग पढ़ लेते हैं कि विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे में सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। ये नियाग्रा जलप्रपात है, देख लीजिएगा, ये उत्तर अमेरिका में पड़ता है। और इसके बाद है ये आपका बाढ़कृत मैदान में नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो ये नदी है जो बाढ़ का मैदान है, ये तटबंध है, ये चाप झील है, और ये विसर्प जैसा नदी मुहाना है। इसके बाद ये समुद्री तट का जो आप देखते हैं स्थलाकृतियाँ अपरदन के कारण,
और निक्षेपण के कारण जो समुद्र अपनी गति से चलता है तो कुछ पत्थरों को आपस में तोड़ते फोड़ते हुए निकलता है। तो यहीं तटीय मेहराब होता है, पत्थरों के बीच में जो छेद होता है, और ये समुद्री गुफा है। इसके बाद अगला हम लोग देख लेते हैं इमेज। ये हिमनद है, ये रेत बालू रेत है, ये तो हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। जो भी ऑप्शन लगे आपको उसे आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। हिमनद की निक्षेपण विशेषता क्या है। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है। और छत्रक सेल पाई जाती है कहाँ पर, रेगिस्तान, नदी या फिर हिमनद में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चाप झील कहाँ पाई जाती है, हिमनद, नदी घाटी या रेगिस्तान में। और ये मिलान है, तो आप देख लीजिएगा कि मिलान कैसे करना है। अब हम लोगों का ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। हाँ, ये कुछ इमेज है तो इससे हम लोगों से मतलब नहीं है। हाँ, तो ये आज हम लोगों का जो चैप्टर था 3, हमारी बदलती पृथ्वी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगले चैप्टर में हम लोग क्लास 4 मतलब नेक्स्ट चैप्टर जो है 4, उसको हम लोग कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप चाहते हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, वहाँ से हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो पहले वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका धन्यवाद।